नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। पाकिस्तान से आई अंजू की न्यूज 18 से खास बातचीत हुई है, आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ बड़ी त्रिपाठी। घने कोहरे के चलते सड़क हादसे बढ़ गए हैं। आज भी कई जगह कारें आपस में टकराई। सनातन से प्रभावित होकर फ्रांस से एक कपल शादी करने के लिए आगरा पहुंचा, वो भी आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। जब से अंजू पाकिस्तान से लौटी है तभी से उसने सस्पेंस बढ़ाया हुआ है। वो आगे क्या करने वाली है, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अंजू ने न्यूज 18 पर आकर खास बातचीत की। उसने कई राज जो कि पर्दे उनसे उठा दिए हैं और इसी से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंजू को पाकिस्तान से आए हुए करीब 1 महीना हो गया, लेकिन जिस तरह वो पाकिस्तान में 4 महीने 8 दिन रहकर आई तो उसकी बातों में स्पष्टता कभी नजर नहीं आई, क्योंकि वो जो बयान देती थी वैसा होता नहीं था। अब जब वो भारत आई तो यहाँ भी काफी सस्पेंस पैदा हो गया था। कभी कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, फिर कहा जा रहा था कि वो अब भारत में रहेगी, उसके पहले पति अरविंद और परिवार के साथ ही रहेगी, लेकिन सस्पेंस लगातार बना हुआ था। अंजू जब दिल्ली एयरपोर्ट पर आई थी तो उसके बाद वो दिखाई नहीं दी, लेकिन अब अंजू मीडिया के सामने आई है। न्यूज 18 से भी उसने खास बातचीत की। सभी को पता है अंजू झूठ बोलकर पाकिस्तान गई थी। इसी बात को लेकर उसके घर वाले उससे बेहद नाराज थे। अब पाकिस्तान जाने को लेकर अंजू ने अपनी बात बताई। परिवार था मेरा, मुझे भी पता है, और मेरे बच्चे थे और मेरे बच्चे को मैं अपना सेटल करके गई थी और मेरा सारा लीगली प्रोसेस था और मैंने लीगली कार्रवाई की थी और इस तरीके से गई मैं। और जिसके संपर्क में थी, मेरी 3-4 साल से उनसे बात हो रही थी, सारी चीजें प्रोसेस थी, लीगली थी और लीगली गई और लीगली मैं वापस भी आई हूँ। और जो टाइम लगा वहाँ पे मैंने जो एक्सटेंशन वगैरह कराया वो इसीलिए कराया था, वो ऐसा माहौल बन गया था यहाँ पे, ऐसा क्रिएट हो गया था, उस वजह से मुझे रुकना पड़ा ज़्यादा टाइम और मुझे बहुत मुश्किल लगा वो बच्चों के लिए। और उसके बाद मैं वापस भी आई लीगली तरीके से। राजस्थान के भिवाड़ी में उसके पहले पति अरविंद बच्चों के साथ रहते हैं, जिनके साथ अंजू का फोन पर विवाद भी सामने आया था। दोनों की बहस हुई थी। मैं अपने पर्सनल उससे डिस्टर्ब थी इसलिए पाकिस्तान चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हस्बैंड के साथ शुरू से ही नहीं बनती है, जब से शादी हुई तब से ही प्रॉब्लम है। और उसके बाद भी हमने काफ़ी कोशिश भी करी थी उनके साथ एडजस्ट होने की, और नहीं हो पाया और वो उनको भी पता है। और मैं अपने बच्चों को खुद अकेले लेके भी रही हूँ और उनको अकेले परवरिश की है। मैंने काम करती थी और बहुत ज़्यादा टाइम देती थी और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी वजह से मैं पाकिस्तान चली गई। अगर पाकिस्तान जैसा बंदा अगर मुझे यहाँ मिलता तो मैं उसके साथ होती, या अदर कंट्री होता तो भी मैं उसके साथ होती। तो मुझे वहाँ वो पसंद आया इसलिए मैं पाकिस्तान गई। अंजू जब पाकिस्तान गई तो उसने वहां घूमने का दावा किया, लेकिन पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई थीं, उसने तो सभी को चौंका दिया। वो अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा चली गई थी। इसके बारे में भी बताया। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, सोशल मीडिया से ही हुआ था और सोशल मीडिया पे मैं यही कहूँगी हर कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर मैंने किया क्योंकि मैं जानती थी मैं सच्ची हूँ, मुझे इसलिए सच्चा इंसान मिला और अच्छे थे वो। और काफ़ी टाइम मेरी बातचीत हुई है और कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने मुझे शेयर करी और बताई, इसलिए मुझे बिलीव हुआ उन पे और फेथ हुआ कि हाँ वो एक भरोसेमंद इंसान। पठान परिवार था वो। हाँ, पठान। सबसे पहली बात तो पॉजिटिव यही थी कि जो पठान लोग होते हैं वो अपनी जुबान के वास्तव में पक्के होते हैं, कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और निभाते भी हैं। और मैंने करीब से भी जाके देखा है, उनकी औरतें वहाँ के लोगों से भी मिली थी, तो पता चला कि हाँ वो बहुत अपने कामों में बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और मैं वैसे भी उनको पसंद करने लगी थी। और फिर हमने डिसीजन किया, उन्होंने भी प्लान बनाया कि पहले हम मिलते हैं, फिर उसके बाद शादी का या जो भी है वो डिसीजन करेंगे। अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह से पहले भी काफी झूठ बोला। उसने ये तक कहा कि उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसने नसरुल्लाह के साथ निकाह भी किया और अपना नाम फातिमा भी रख लिया था। मेरे ऊपर किसी भी बात का शुरू से लेके जब तक मैं वहाँ रही, मुझे ना पहनने ओढ़ने में या किसी चीज में कोई जोर दबाव नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जोर दबाव नहीं था, सब हमारी अपनी प्लानिंग थी और उस हिसाब से हमने किया। ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये था कि टाइम हमें चाहिए था, पर बात ही है जब ऐसा माहौल बन गया तो हमें जो करना था वो हमने किया वहाँ पे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जोर दबाव नहीं था।
अंजू ने अपनी बातचीत में जो बताया उसके मुताबिक वो अब नसरुल्लाह के साथ ही रहना चाहती है। हालांकि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन अंजू ये भी जानती है कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। अंजू है या फातिमा है? फातिमा भी तो फातिमा ही हूँ और यहाँ के हिसाब से तो अंजू हूँ। तो आगे किस पहचान के साथ आप रहना चाहेंगे और किस मुल्क में रहना चाहेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, वो आपके ऊपर तय है। देखो, पहचान तो मेरी पाकिस्तान में अंजू के नाम से भी है और फातिमा के नाम से भी है, तो नाम जिसको जो ठीक लगे वो हो सकता है। और आगे फ्यूचर में मेरा नाम, मतलब जो मेरी पहचान है वो जो भी होगी और जिसके साथ रहूंगी उसी के साथ ही होगी। और आगे फ्यूचर यही है कि सबसे पहले तो मैं अभी होके आई हूँ, उनको यहाँ बुलाऊंगी और फिर हम डिस्कस करेंगे क्या करना है, कहाँ रहना है, यहाँ रहना है उनको या फिर कहीं अदर कंट्री। अच्छा, जो आपके शौहर हैं उनको आप हिंदुस्तान बुलाना चाह रही हैं? जी जी, फर्स्ट और यहाँ रहेंगे उनके साथ? हाँ, पहले एक बार वो यहाँ पे आए, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे का फ्यूचर। तो वो राजी है हिंदुस्तान आने के लिए अपना हाँ, घर क्यों छोड़ के? नहीं, ऐसे अभी तो आएंगे ना एक बार। आपको भी पता है हर जगह अपना प्रोसेस होता है, इतना आसान तो है नहीं सारी चीजें। तो सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई। जब अंजू से सीमा के बारे में पूछा गया तो सुनिए उसने क्या कहा। सीमा हैदर को लेके क्या कहेंगे? वो हिंदुस्तान आ गई, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना लिया, यहाँ पे शादी कर ली सचिन मीणा से। देखो, वो उसकी अपनी चॉइस है और अपनी पसंद है और अपनी उसकी पर्सनल लाइफ है। और वो जो आई है वो हमेशा के लिए छोड़ के आई है पाकिस्तान, उसे कभी वापस नहीं जाना है, इसलिए वो अपने बच्चों को और सब तरीके से आई है। फिलहाल अंजू मीडिया के सामने आई और उसने अपनी बात रखी। अब आने वाले समय में क्या होगा, वो जैसा सोचती है क्या वैसा हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ठंड बढ़ने के साथ कोहरे का असर भी बढ़ने लगा है। बढ़ता हुआ कोहरा मार्ग दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी ला रहा है। कई शहरों में सड़क हादसे हुए हैं। उन्नाव, हरदोई, ग्रेटर नोएडा में कई जगह गाड़ियां आपस में टकराई। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे सर्दी अपना असर दिखाने लगी है, वैसे वैसे मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। ठंड की वजह से सुबह के समय सड़क हाईवे पर घना कोहरा दिखता है। अब यही कोहरा जान के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य होने से हादसे भी बढ़ गए हैं। कासगंज में कोहरे का साइड इफेक्ट देखने को मिला है। यहाँ एक कार गन्ने से भरी बुग्गी से टकरा गई। हादसे में बुग्गी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। थाना सहवर क्षेत्र के नगला ताली इलाके का ये मामला है। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोग काफी आक्रोशित नजर आए। बाद में पुलिस ने लोगों को काफी समझा बुझाकर मौके से हटाया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बुग्गी चालक की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। एक एर्टिगा और बैलगाड़ी के मध्य एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम संदेश कुमार पुत्रा शर्फी लाल उम्र करीब 33 वर्ष था, उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण स्थानीय लोग और परिवारीजनों द्वारा जान की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी। पुलिस द्वारा जान की स्थिति समाप्त कर दी गई है। बॉडी का पंचायतनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं उन्नाव में भी कोहरा राहगीरों का दुश्मन बन गया। यहाँ अज्ञात गाड़ी ने स्कूल वैन में टक्कर मार दी। वैन में बच्चे स्कूल जा रहे थे। हादसे में ड्राइवर समेत 9 लोग घायल हो गए। ड्राइवर और गंभीर रूप से घायल 4 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। 4 बच्चों का दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ ने अस्पताल पहुंचकर सभी बच्चों का हाल जाना। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन चमनिया से बच्चों को लेकर पूर्वा आ रही थी। उधर हरदोई में भी रोडवेज बस और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। पाली कस्बे के लोकहा पुलिया मोड़ पर ये घटना हुई। कहा जा रहा है कि पाली पिकअप ने रोडवेज बस में जोरदार टक्कर मारी। कोहरे के चलते दोनों गाड़ियां आपस में भिड़ गई। रोडवेज बस में सवारी नहीं थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। बील अकबरपुर दादरी थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में घायल पुलिसकर्मी को कार से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया।
पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानों में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं सड़कों पर कोहरा राहगीरों के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फ्रांस का एक जोड़ा सनातन संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ कि वो शादी करने आगरा पहुंचा। ताजमहल के पास ही दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली। देखिए हमारी रिपोर्ट। सनातन की महानता से प्रेरित होकर विदेशी भी इसके रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आगरा शहर से आई है, जहां फ्रांस से एक जोड़ा यहां पहुंचा और हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे पंडित जी के मंत्रोच्चारण और अग्नि को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान से शादी के बंधन में बंध गए। पंडित जी ने संस्कृत में मंत्र पढ़ने के बाद अंग्रेजी में अनुवाद कर उसका अर्थ भी बताया। Bring the spoon again. Take the little bit that oil, little bit, that. Yes. Are you ready? Okay. Om idam prayapade swaha. दूल्हे का नाम इंस्केडर और दुल्हन का नाम बासमा बताया जा रहा है। दोनों वहीं के नागरिक हैं और फ्रांस में ही नौकरी करते हैं। हालांकि दोनों फ्रांस में पहले ही लव मैरिज कर चुके हैं। इंस्केडर और बासमा ने इसी साल जुलाई के महीने में प्रेम विवाह किया था। दोनों भारत पहुंचकर सीधे आगरा आए। प्रेम की निशानी माने जाने वाले ताजमहल का दीदार किया। उसके बाद ताजमहल के पास ही एक होटल में हिंदू रिवाजों के साथ शादी रचाई। सनातन परंपरा के साथ दोबारा शादी करने का ख्याल आखिर मन में कैसे आया, जिसमें दोनों ने बताया कि वो अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते थे। दोनों का सपना था कि मोहब्बत के शहर में शादी की जाए। सनातन परंपरा के मुताबिक शादी करने वाले जोड़े का साथ 7 जन्मों तक माना जाता है और इसी से प्रभावित होकर दोनों ने हिंदुस्तान में दोबारा शादी करने का मन बनाया। दूल्हे इंस्केडर ने इंटरनेट पर काफी सर्च किया। दोबारा शादी के लिए दुनिया में सनातन धर्म और आगरा से बेहतर जगह उन्हें कहीं नहीं मिली। जिसके बाद दोनों भारत घूमने आए। आगरा पहुंचकर एक निजी होटल संचालक से संपर्क किया और शादी की बात बताई। जिसके बाद दोनों की शादी के लिए इंतजाम किए गए। शादी के लिए शेरवानी, दूल्हे की पगड़ी और दुल्हन की साड़ी और ज्वेलरी की खरीदारी करवाई गई। पंडित जी से संपर्क साधा गया। इंस्केडर ने बासमा की मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाया। दोनों की शादी की साक्षी होटल का स्टाफ और कुछ स्थानीय लोग बने। बाद में दोनों ने फोटो भी खिंचवाए। फिलहाल आगरा में शादी की चर्चा हर जुबान पर है। अब फ्रांस का ये जोड़ा बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने जाएगा। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। चला है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। फिर से आपका स्वागत है। पहाड़ घूमने वाले सैलानियों की संख्या में इस साल काफी वृद्धि हुई है। केवल क्रिसमस के दिन ही पहाड़ों में 25,000 सैलानी पहाड़ पहुंचे और पर्यटक स्थल औली चोपता के साथ साथ पिंडर घाटी में भी जमकर सैलानी पहुंचे, जिन्होंने घाटियों का दीदार किया। वहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय कारोबार भी खुश नजर आए और पहाड़ी उत्पादों की खूब बिक्री भी हो रही है। हमें ये पहाड़ों के रूट्स में और जंगल के देखकर बहुत कुछ मिला। एंड वो धार्मिक है ना, लाइक संता धर्म इधर से तो बहुत बढ़िया है। हम बहुत मंदिर भी घूमा। अभी इस हफ्ते के स्टार्टिंग से टूरिस्टों का जो समय होता है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं और रात को हम लोग यहाँ पे उनके लिए लकड़ी वकड़ी जला के अलाव की भी व्यवस्था करते हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए चक्राता के 90% होटल और रिजॉर्ट बुक हो गए हैं। सैलानियां यहां पर आने लगे हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार बर्फबारी का आनंद भी उन्हें मिल पाएगा। तो वहीं यहां के व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और यहां पर सैलानी बोनफायर का आनंद उठाने के लिए तैयार हैं। देखिए रिपोर्ट।
देखिए जो नव वर्ष को लेकर पर्यटकों का आवागमन है, ये बहुत अच्छा साइन है हमारे चक्राता क्षेत्र के लिए, समझ जौनसार बाबर के लिए। देखिए जिस हिसाब से आज हमारे क्षेत्र में एक बिजनेस का स्कोप ओनली टूरिज्म रह गया है, ये टूरिज्म की वजह से ही चक्राता के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये टूरिस्ट का इस बार बुकिंग ज्यादा बढ़ी है। और इसी प्रकार से जैसे नया साल है वो भी सोमवार को आ रहा है। कहूंगा मैं तो बहुत पहले भी ये कहता रहता हूँ कि रिवर्स पलायन जो हुआ है वो हमारे टूरिज्म ने किया है। आज जो हमारे पढ़े लिखे लड़के और आज सारे लोग वापस अपने गांव में आकर होम स्टे चला रहे हैं। नैनीताल से खबर है, यहां पर जंगलिया गांव में वन विभाग की टीम ने एक बाघ को पकड़ा है। देर रात करीब 1 बजे वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रैंक्विलाइज किया, जिसके बाद बाघ को रानी बाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है, जहां बाघ का सैंपल लिया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि बाघ आदमखोर है या नहीं। आपको बता दें कि आदमखोर बाघ अब तक 3 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। जो बाघ जंगलिया गांव के तोप नौली में वन विभाग द्वारा ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू किया गया है, जिसे रेस्क्यू सेंटर भेजा है। अब अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा चुनौती में कुछ माह पहले हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से 3 बाघों को इस क्षेत्र में देखा था। अभी 1 बाघ पकड़ा गया है और 2 बाघ बचे हुए हैं। अभी खतरा टला नहीं है। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त आतंक मचाया हुआ था और पूरे 20,000 की जनसंख्या बहुत ज्यादा परेशान थी। कल रात वन विभाग के द्वारा 12 से 1 बजे के बीच उसको ट्रैंक्विलाइज किया गया और लगातार वन विभाग की टीम ने और हम सब ने, पूरे ग्रामीणों ने इसमें सहयोग किया। रात को हम करीब 1:30-2 बजे के आसपास इसको ऊपर मुख्य मार्ग पर लाए और वहां से रेस्क्यू सेंटर। तो इससे यह लगता है कि बाघ से निजात मिलेगी, परंतु फिर भी सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की फिर अभी भी जरूरत है। मैनपुरी में एसपी सांसद डिंपल यादव ने पीडीए यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कुसमरा में डिंपल यादव ने यात्रा को रवाना करते हुए कहा कि यूपी में गरीबी, दलित, अल्पसंख्यक, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं, जिसको लेकर ये यात्रा जनता को जागरूक करेगी। उन्होंने आगे कहा कि 2024 में बीजेपी के साथ में पूरी ताकत से लड़ेंगे। रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को, मैंने पहले ही कहा है, जो असली ताकत है उत्तर प्रदेश की वो हमारा पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं और जिन समस्याओं से वे सभी जूझ रहे हैं। जहाँ नौकरी का सवाल है युवाओं के लिए, जहाँ महिला की सुरक्षा का सवाल है, जहाँ किसानों का भी सवाल है, तो इसी के चलते गाँव-गाँव ये यात्रा निकलेगी मैनपुरी क्षेत्र में और लोगों को एक तरह जागरूक करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रतिक्रिया दी है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ये सब अल्पसंख्यक वोटों के लिए घृणित राजनीति का हिस्सा है। वो प्रोफेशनल है, उसे हमें गाली देने में अच्छा लगता है। धोखा कहना, धंधा कहना, ये वैसे ही शब्द हैं जैसे एड्स कहना, जैसे डेंगू कहना। और ये मुझे एक सोची समझी रणनीति लगती है कि तमिलनाडु में डीएमके के मुख्यमंत्री के पुत्र जो स्वयं मंत्रिमंडल में हैं, उन और वहां के धर्मादा मिनिस्टर के सामने कहें, कांग्रेस अध्यक्ष के पुत्र जो कांग्रेस के मंत्री भी हैं वो कहें, बिहार के अंदर लालू प्रसाद की पार्टी के लोग कहें और उत्तर प्रदेश में ये कहें, तो हिंदुओं को अपमानित करके, सनातन को अपमानित करके अल्पसंख्यक समाज के वोटों को इकट्ठा करने की ये घृणित राजनीति है। शफीकुर रहमान बर्क के मस्जिद वापसी की दुआ को लेकर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि उनको मस्जिद की जगह मिल चुकी है और राम जन्मभूमि पर कोई आंख उठाएगा तो भारत की जनता उसे दंडित करने का काम करेगी। उनकी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी है। मस्जिद पे जिनका क्लेम था उन्होंने वो जगह स्वीकार कर ली है। मस्जिद बनाने का नक्शा भी बना लिया है। वो वहां पर मस्जिद बनाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर
राम जन्मभूमि पर अगर कोई आंख उठाएगा तो भारत की जनता उसको अस्वीकार करेगी, दंडित करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रयागराज से खबर है, जहां पर 5 लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर की कुर्की शुरू हो गई है। धूमनगंज पुलिस कुर्की की कार्रवाई कर रही है। 2 दिसंबर को मकान सील होने के चलते मुनादी कराकर सिर्फ नोटिस चस्पा किया गया था। पीडीए के आदेश के बाद धूमनगंज थाना पुलिस ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई। खुलदाबाद इलाके के चकिया चक निरातुल के महनाना टोला में गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांद बीबी के नाम पर मकान है। चांद बीबी के नाम पर 585 वर्ग मीटर में बना 3 मंजिला मकान है। इस मकान को अवैध निर्माण के चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले ही सील कर रखा था। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद पूरा परिवार घर में ताला बंद कर फरार है। धूमनगंज थाना पुलिस ने SC/ST कोर्ट से पहले धारा 82 CRPC का नोटिस इश्यू कराकर गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित किया था। अब धारा 83 CRPC के तहत गुड्डू मुस्लिम के मकान को कुर्क किया जा रहा है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट केस 24 फरवरी 2023 को हुआ था और इसमें शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस पर 5 लाख का इनाम घोषित है। वीडियो फुटेज में साफ तौर पर सामने आया था कि किस तरह से गुड्डू बमबाज बम फेंकता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद से वो लगातार फरार है। उस पर शासन से 5 लाख का इनाम घोषित है। और चकिया में जो उसकी पत्नी चांद बीवी के नाम पर घर है, करीब 585 वर्ग मीटर में इस मकान को कुर्क करने का नोटिस इशू कराया गया है SC/ST कोर्ट से। धारा 83 CRPC के तहत, इससे पहले धारा 82 CRPC के तहत उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था। दरअसल उमेश पाल शूटआउट के बाद से ही इस मकान को बंद कर परिवार के लोग फरार हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही थी कुर्की की, क्योंकि इसमें प्रयागराज विकास प्राधिकरण की सील की कार्रवाई की गई थी और आज सील को खोल दिया गया है। सील को खोलने की कार्रवाई संयुक्त सचिव जोनल अधिकारी अजय कुमार ने की है और इसके बाद यहाँ पर धूमनगंज थाना पुलिस अंदर दाखिल हुई है और आप देख सकते हैं कि अंदर अब जो है सामान को निकाला जाएगा। एक एक कर सामान को निकाले जाने के बाद यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, मुनादी कराई जाएगी और यहाँ पर एक नोटिस भी लगा दिया जाएगा कि ये संपत्ति कुर्क हो गई है। दरअसल इसमें जो कार्रवाई की जा रही है वो कुर्की की कार्रवाई SC/ST कोर्ट से जो नोटिस इशू हुआ था धारा 83 CRPC के तहत, उसके तहत ही की जा रही है। और यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के साथ ही साथ धूमनगंज थाना पुलिस भी मौजूद है जो इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे रही है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर आई है। मुनादी के साथ ही साथ इस कार्रवाई को किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उमेश पाल शूटआउट केस में जो भी आरोपी फरार हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई अंजाम में लाई जा रही है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। वक्त हो चला है एक ब्रेक। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18।